नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग चौथा निबंध देखेंगे आपका यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए और बीओ मेंस 2020 के लिए और आरओ मेंस 2020 के लिए। तो सभी लोग जो भी निबंध दिए जा रहे हैं उनको अच्छे से करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। जो निबंध है दोस्तों वह निबंध को आप लोगों को अच्छे से लिखना है। निबंध को लिखने से पहले जैसे मान लीजिए 3 पेज या 4 पेज में जो भी ड्राफ्टिंग आप लोगों को मिलती है तो उसको फैलाकर अपने शब्दों में और अन्य चीज़ों को ऐड करते हुए चीज़ों को बढ़ाना है आपको, ठीक है। अपने शब्दों में अगर 3 पेज अगर ड्राफ्टिंग मिलती है तो उसको ईजिली आप 7 पेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए। जो सावधानियां हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा निबंध को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में अन्य चीज़ें भी हैं कि कुछ डेटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ अन्य चीज़ें कहीं और से आपने पढ़ी हो तो उनको भी ऐड करिए। तो इससे क्या है, आपका जो निबंध है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जो निबंध है इसको अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करना है। स्वच्छता का खास ख्याल रखना है। इसके साथ में जैसे कुछ चीज़ें हैं कि जैसे जो अच्छे शब्द हैं, अच्छी लाइनें हैं, उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो आज का निबंध जो है पलायन यानी माइग्रेशन से है। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान, एक निश्चित दूसरे स्थान के लिए जाना, निश्चित उद्देश्य से जाना। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेट करके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य होगा, कोई कारण होगा, कोई रीज़न होगा, तो इसलिए आप जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पलायन के बारे में समझना है। सबसे पहले तो आपको पलायन को ही समझाना है, किस तरीके से, कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसके निवारण क्या है। तो सारी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। पलायन के बारे में बात करेंगे, माइग्रेशन के बारे में कि देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन होता है वो चाहे शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर हो, मोस्टली होता ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन होता है। माइग्रेशन जो होता है, लोग जाते हैं, ठीक है। तो पलायन की परिभाषा ही सबसे पहले देंगे, जैसे लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान एक निश्चित उद्देश्य के लिए जाना ही माइग्रेशन कहलाता है। जैसे देखिए कुछ ऐसी अपवाद भी हैं कि जैसे जब बहुत बुरी परिस्थितियां, कोई महामारी, कोई संक्रमण बहुत बड़े पैमाने पे जब आता है तो लोग शहरों से गांव की ओर माइग्रेट करते हैं, ठीक है, जाते हैं। और ऐसा ही हुआ आपका 70 दिनों का जो लॉकडाउन लगाया गया था उसके पीरियड में, कि जैसे शहरी क्षेत्रों में रोजगार नहीं रह गए, लोगों के पास पैसा नहीं रह गया, खर्चा करने के लिए चीज़ें नहीं रह गया। तो ऐसी स्थितियों में क्या हुआ, ऐसी स्थितियों में लोग वहाँ से माइग्रेट करके गाँव की तरफ पलायन करने लगे। और यही चीज़ें जब ठीक हो जाती हैं तो लोग गाँव से शहरों की ओर पलायन करते हैं। लॉकडाउन के समय मजदूरों का पलायन बहुत बड़ी संख्या में हुआ, बहुत बड़ी संख्या में देखा गया। लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे लोगों को सख्ती के साथ घरों में बंद रखना, जिससे संक्रमण की चेन को रोका जा सके। तो इसलिए सभी की सभी चीज़ों को बंद कर दिया जाता है। कोई भी चीज़ मतलब नहीं चलती हो, चाहे यातायात हो और अन्य गतिविधियाँ जो भी होती हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सभी गतिविधियों पर रोक लगा दिया जाता है। तो ऐसी स्थितियों में पलायन जो है लोग करने लगते हैं, दबाव में आ जाते हैं। भाई कितने दिन, 70 दिनों का लॉकडाउन हुआ, कोई एक मजदूर है बेचारा, वो अगर 1 महीने नहीं खाएगा या नहीं कमाएगा तो किस तरीके से काम चलेगा। सरकार भी इन चीज़ों पर विफल रही, सभी सरकारें इन चीज़ों पर विफल रही मजदूरों को रोक पाने में। इसी की वजह से कोविड-19 जो है देश में बहुत बुरी तरीके से फैला। तो मतलब कुछ ऐसी पक्ष और विपक्ष की बातें हैं। तो पलायन देखिए बहुत समय से होता रहा है, आज से नहीं होता रहा है। ये प्राचीन काल से चीज़ें चलती रही हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक अच्छी चीज़ के चाह में, एक अच्छे रोजगार के चाह में, एक अच्छी वस्तुओं के चाह में, कुछ ना कुछ उनका इंटरेस्ट होता है जिसलिए लोग जाते हैं। कुछ लोग अच्छी नौकरी के लिए जाते हैं। भाई विदेश क्यों जाते हैं लोग, भाई माइग्रेट तो इसीलिए करते हैं ना कि भाई हमें वहाँ अच्छी नौकरी मिलेगी। तो गांव के लोग शहरों क्यों जाते हैं, शहरों में अच्छी चकाचौंध है, अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, तो इसलिए लोग माइग्रेट करते हैं। अब देखिए पलायन के कारणों को देखिए। सबसे पहली बात, पलायन होता क्यों है।
तो देखिए, सबसे पहला जो सबसे पक्का रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न बना रहता है रोजगार की प्राप्ति की आशा में, कि लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार बैठे रहते हैं, सरकार उनके लिए कुछ कार्य नहीं करती, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, रोजगार की प्राप्ति की आशा में लोग जाते हैं शहरों में। रोजगार मिलेगा, वहाँ पर हम अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे, अपने बच्चों की शिक्षा को बेहतर करेंगे। वहाँ पर शहरों में अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, चकाचौंध होती है, सारी चीज़ें होती। बॉम्बे जैसे शहर, दिल्ली में आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चाहत होती है, एक अच्छी जीविकोपार्जन करने के लिए, एक अच्छी आय सृजन करने के लिए, एक अच्छा पैसा पाने के लिए लोग पलायन करते हैं गांवों से शहरों की ओर। ठीक है, कृषि क्यों करते हैं भाई? कृषि अलाभकारी हो गई है भाई, प्रॉफिट ही नहीं रह गया, क्योंकि मार्केट में उसका उचित दाम ही नहीं मिलता, सरकार भी न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर रही है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। शहरों में चकाचौंध आप लोग देखते ही होंगे, वो लोगों को, ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों में जब ये चीज़ें नहीं रहती, अगर वहीं पर वो चीज़ें हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहती नहीं है, इसलिए वो लोग माइग्रेट करते हैं शहरों की ओर। गाँव में क्या है, गाँव में रोजगार की प्राप्ति, उनको कोई काम मिलना नहीं है। मनरेगा में कितने लोगों को काम मिल जाए? जो अच्छे लोग हैं भाई वो भी सोचते हैं कि मनरेगा में कब तक काम करेंगे। ठीक है, एक अच्छा ग्रेजुएट पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो भी कभी कभी मजबूरवश मनरेगा में भी काम करता है जाके, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते होंगे, लेकिन बहुत सारे भाई नहीं करते हैं। तो ये दोनों पक्ष विपक्ष यहाँ पर देखते जा रहे हैं। पलायन के और अन्य कारणों में कि जैसे सामाजिक भेदभाव, जैसे एक परिवार के साथ में बहुत भेदभाव हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, लोग उसको मार पीट रहे हैं, उसको समाज से बेदखल कर दे रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, लोग सोचेंगे कि भाई, वो परिवार सोचेगा कि इससे अच्छा है भाई हम शहरों में ही जाएं, ठीक है, शहरों की तरफ चलें, वहीं पर ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे में लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, और ये प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, प्राचीन काल से लेकर आज तक ये चीज़ें चलती चली आ रही हैं, चाहे जिस तरीके से देखिएगा, और वर्तमान आगे भी चलेंगी, वर्तमान में भी हो रही हैं और प्राचीन काल से भी चलती आ रही हैं। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। समाज में जब अन्याय बढ़ता है तो लोग छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, पलायन के अन्य कारणों को और भी कारण हैं, उनको भी देखते हैं कि जैसे वहाँ शहरों में क्या होता है कि बच्चों का बेहतर भविष्य मिलता है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा एक माहौल मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वो चीज़ें नहीं पाई जाती। सरकारी योजनाओं का लाभ भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलता, जबकि शहरी क्षेत्रों में क्या है, सरकारी योजनाओं का बहुत ही अच्छी तरीके से लाभ मिलता है। एक आर्थिक और मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से भाई पैसा नहीं है, वहाँ पर शहरों में जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, एक आर्थिक और मानसिक रूप से संतुष्टि नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इसके कारण भी लोग कुंठा में जाते हैं और चीज़ों को मतलब प्राप्त करना चाहते हैं कि भाई अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं सोचूंगा कि यार चलो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, चल के दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, गुजरात, इस तरीके से शहरों में जहाँ जहाँ भी उद्योग बहुत बड़ी पैमाने पर लगे हैं, वहीं पर जाकर बसते हैं। कम से कम वहाँ पर चीज़ें हमारी बेहतर तो होंगी, हमारा जीवन स्तर तो उठेगा। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाते हैं शहरों की तरफ, पलायन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए उद्योग धंधे कम होते हैं। उद्योग धंधे अगर कम हुए, भाई कोई भी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देखेंगे आप, जहां पर एक जो कहते नहीं है कि एक संकेंद्रण हो गया है, केंद्रीकरण हो गया है कि वहीं पर जो आपके उद्योग धंधे हैं वहीं पर हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ पर भूमि अधिग्रहण की भी समस्या आती है, तो जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो नहीं जाती हैं। रोजगार सृजन, देखिए उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो रोजगार सृजन नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन नहीं होगा तो उनको आय नहीं मिलेगी, आय नहीं मिलेगी तो उनको उनकी जीविकापार्जन जो है वो नहीं चल पाएगा, जिसकी वजह से वो मजबूरी में कहेंगे चलो यार भैया चलते हैं सीधे शहर में ही चलते हैं, वहाँ कम से कम इतना तो है कि अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, भले ही वहाँ कुछ भी कर लें, हम रिक्शा चला लें या ऑटो चला लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उनको एक आशा होती है कि हाँ भाई वहाँ पर चीज़ें मिल जाएगी। तो इस वजह से भी चीज़ें मिलती हैं। बहुत से, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ही जाते हैं, भाई ग्रामीण क्षेत्रों में भी पढ़े लिखे लोग नौकरी करने शहरों में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, हर जगह से, हर तरीके से लोग शहरों की तरफ भागते हैं, अच्छे अच्छे शहरों को पसंद करते हैं। आपकी डेट में भी अगर 1-1.5 लाख रुपए महीना आने लगे तो आप भी सोचेंगे कि यार चलो एक अपना फ्लैट अगर नोएडा में हो जाए या बॉम्बे में हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये एक चाह रहती है चकाचौंध की, एक ऐश्वर्य, मतलब कहते हैं ना कि एक
अच्छा रहन सहन स्तर प्राप्त करने की, तो इन सारी चीज़ों की एक शहरों में क्या होता है, वैश्विक स्तर की सुविधाएं होती हैं जो आप बड़े बड़े महानगर हैं जो उनमें आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, लोग मानसिक कुंठा के कारण भी जाते हैं कि भाई जब कुछ हो नहीं रहा है तो यार बैठे बैठे क्या करना है, इससे अच्छा चलो चलते हैं शहरों में ही कुछ कमाएंगे जाके। सरकारी नीतियों का जो नीतियां होती हैं वो भी अच्छी नहीं होती। भाई अगर सरकारी नीतियां ही अगर अच्छी होती तो जितनी योजनाएं, चाहे वो राजीव जो जो आपकी सरकारी नीतियां हैं उन्हीं का लाभ मिल जाता। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि सरकारी नीतियों की अगर क्रियान्वयन अच्छा हुआ होता तो लोग पलायन करते ही नहीं, लोगों को रोजगार गाँव में ही मिल जाता। बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं आवास देने की और रोजगार देने की, कौशल प्रशिक्षण की, लेकिन उनसे लाभ कितना हो पा रहा है ये चीज़ें नहीं देख पाता कोई, न सरकार देखती है न शासन प्रशासन देखता है। सभी में भ्रष्टाचार व्याप्त होता है, इसी के कारण लोग पलायन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह की ओर। ठीक है, तो ये मुख्य कारण माने जाते हैं जो माइग्रेशन होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह की ओर। तो कहीं ना कहीं कोई एक उद्देश्य जरूर होता है, वो उद्देश्य अनेकों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पलायन के प्रभावों को देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए दिल्ली शहर है, अब दिल्ली शहर में ही अगर उत्तर प्रदेश के सारे लोग बस गए जाके तो दिल्ली शहर पर तो जनसंख्या का दबाव हो जाएगा। वहां पर जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं सरकारी सेवाएं हैं उन पर दबाव आने लगेगा। वो मूलभूत आवश्यकताओं पर जो आवश्यकताएं हैं, पानी बिजली खाना, इन सारी चीज़ों की दिक्कत आने लगेगी, इन पर दबाव पड़ने लगेगा। जितनी भी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जैसे जो लोग यहाँ से जाते हैं भाई उनके लिए तो मकान तो होता नहीं है। ठीक है, तो गरीब तबके के लोग होते हैं तो ये झुग्गी झोपड़ी बनाकर कहीं ना कहीं रहने लगते हैं। तो एक पर्यावरणीय असंतुलन भी देखने को मिलता है, लोगों को रहने की जो समस्या है वो बढ़ती है, आवास की समस्या होती है, इसके साथ में प्रदूषण भी बढ़ता है। भाई जितने लोग, जैसे मान लीजिए 1000 लोग जाते हैं, अब 1000 लोग वहाँ पर किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हुए कोई बाइक ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, तो ये भी एक प्रदूषण को बढ़ाते हैं। जनसंख्या का दबाव रहता ही है। ठीक है, यातायात की समस्या भी इसमें बढ़ती है कि भाई यातायात भी तो वहाँ का यातायात पर भी दबाव पड़ेगा ना, कि जब ज़्यादा मात्रा में लोग, अब मान लीजिए कि अभी वर्तमान में 1 लाख लोग हैं। ठीक है, अब यही 1,50,000 लोग हो जाएं तो दबाव बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो इनमें ये सारी समस्याएं आती हैं, वो चाहे रहने की समस्या हो, प्रदूषण की समस्या हो, यातायात की समस्या हो। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि श्रम बल की भी कमी पड़ने लगती है। तो ये पलायन जो होता है, जो माइग्रेशन होता है, उसकी ये महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। और भी अन्य प्रभाव हैं, उनको भी देख लेते हैं कि जैसे सुविधाओं की समस्या, जो भी शहरों में सुविधाएँ हैं उनमें कमी आने लगती है, लोगों का दबाव बढ़ने लगता है, और जो पर्यावरणीय असंतुलन है उसमें वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ता है। स्थानीय निकायों पर, जो लोकल बॉडीज़ जो होती है उन पर भी दबाव पड़ता है, और जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ की आपूर्ति श्रृंखला जो होती है वो भी प्रभावित होती है। कहीं ना कहीं चीज़ें मांग और आपूर्ति में असंतुलन आता है, और उसी असंतुलन के कारण महंगाई भी देखने को मिलती है। वहीं पर आप देखेंगे कि यहीं पर जो भी चीज़ें हो, चाहे प्याज हो, टमाटर हो, आप अन्य छोटे शहरों की तुलना में, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में आप दिल्ली और मुंबई, बड़े बड़े महानगरों में अगर देखेंगे तो इन्हीं के दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल में प्रभाव माने जाते हैं कि कौन कौन से प्रभाव हैं इसके। ठीक है, पलायन के, कि पलायन करके लोग जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ते हैं, किस तरीके से सरकारी नीतियों पर सरकार को हर तरीके से मैनेज करने में दिक्कत होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें दिक्कत में आ जाती हैं। इसके साथ में क्या है, अब देखिए अगला पार्ट क्या है। अगले पार्ट में आप लोगों को बताना है कि पलायन रोकने के उपाय क्या हैं, पलायन रोकने के उपाय बताने हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको गाँव में उद्योग धंधों की स्थापना करनी होगी। अगर आपने बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लगने लगी तो लोगों को रोजगार वहीं पर मिलने लगेगा, अच्छा पैसा मिलने लगेगा। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवाइए, मॉल खुलवाइए, सब कुछ करिए। ठीक है, अगर उनको रोजगार मिलेगा तो सारी की सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उनकी आय भी अधिक होगी, उनका जीविकोपार्जन भी अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे शहरी सुविधाएं हो चाहे ग्रामीण सुविधाएं हो, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी तो पूर्ति करे ही, कि जैसे बिजली है, पानी है, अन्य चीज़ें हैं, तो इनकी तो पूर्ति करनी ही करनी है। इसके साथ में जो शहरी चीज़ें हैं, वो आकर्षित करने वाली जो चीज़ें हैं, जो लोगों को आकर्षित करती हैं, वही चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। तभी आप पलायन को रोक सकते हैं, अन्यथा आप पलायन को नहीं रोक सकते।
ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जैसे आपको पानी की, बिजली की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बड़े बड़े अस्पताल, आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाले हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे, मॉल्स खोलने पड़ेंगे। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और रोजगार परक शिक्षा को भी आपको अपनाना पड़ेगा कि तो हर तरीके से आपको चीज़ें जो शहरी क्षेत्रों में चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं वो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आप इस पलायन को रोक सकते हैं। लोगों का कौशल प्रशिक्षण करना होगा। भाई जो भी व्यक्ति है, अगर मानव श्रम बल है हमारे पास, लेकिन अगर कुशल मानव श्रम बल नहीं है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो जैसे मान लीजिए कोई भी कौशल प्रशिक्षण मिल जाता है तो वह व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति अपना खुद का स्वरोजगार स्टार्ट कर सकता है, स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकता है। तो सरकार को क्या है, सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, प्रशासन को इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, जो योजनाएं हैं उनका प्रॉपर रूप में लाभ, उनमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनको रोकना पड़ेगा। जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ प्रॉपर रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए। ठीक है, जब वो प्रॉपर रूप में अगर उनको लाभ मिलेगा, सारी चीज़ें, वो चाहे उनको अच्छा रहने का आवास हो, एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत सारी की सारी सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं, बिजली, पानी, रहना, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, बड़े बड़ी जो विश्वविद्यालय हैं इनका ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जाना चाहिए, अच्छे स्कूल का निर्माण करना चाहिए। तो ये सारा किसका दायित्व है, ये सरकार का दायित्व है, सरकार को करना चाहिए। ठीक है, कृषि सबसे बड़ी चीज़ है, कृषि को लाभकारी बनाना। अगर कृषि लाभकारी हो गई तो और भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कृषि में प्रौद्योगिकी का, उन्नत प्रकार के बीजों का, जो अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं उनका उपयोग करना, अच्छी प्रकार की प्रणालियाँ जो हैं, प्रौद्योगिकियाँ जो हैं उनका उपयोग करना। ठीक है, बीज शोधन, उर्वरकों का न उपयोग करके जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेहतर तभी होंगी। अब फसल उत्पादन हो गया, फसल होने के बाद अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य ही अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, किसान कभी भी किसानी नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या सरकार का दायित्व बनता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है उसको और बेहतर करे, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को करे और अच्छी अच्छी योजनाओं को लागू करवाए। जो अच्छी आवासीय योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ जो है वो लोगों को मिल सके, हर तरीके से जो चीज़ें हैं लोगों तक प्राप्त हो सके। और जो समस्याएं हैं लोगों की अगर वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ही सुनी जाएंगी तो ये पलायन को रोका जा सकता है। इस तरीके से सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, तो उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं कि ये सरकारी प्रयास कौन कौन से किए गए हैं। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो चाहे कृषि के क्षेत्र में फसल बीमा योजना हो, चाहे राजीव गांधी आजीविका मिशन हो, ठीक है, रोजगार से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, ठीक है, जो शिक्षा से, स्वास्थ्य से और तकनीकी शिक्षा से, रोजगार परक शिक्षा से, अन्य जो सामाजिक योजनाएं चल रही हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। अच्छे से इस प्रश्न को आप लोगों को 700 शब्दों में लिखना है। आपको 700 शब्दों में ही आपको एसे को तैयार करना है। अच्छे से इस एसे को लिखिए। एसे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी PDF जो है दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पेड ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी यूपी PCS मेंस 2020 का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, BO मेंस का ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, और RO मेंस का मात्र 500 रुपये में ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर। इसमें आप लोगों को बस 2 ही चीज़ें मिलेंगी, हिंदी और एसे का मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई जो जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर है। नंबर है 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।